हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है। आज चैप्टर है हमारा डिलिमिटेशन कमीशन। ये जो चैप्टर है ये आपके लिए 2024 में इंपॉर्टेंट है, 2025 में इंपॉर्टेंट है और 26 में जब सेंसस होगा उसके बाद अगले 2 साल तक ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बना रहेगा। क्यों पता है? क्योंकि जब सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन चैप्टर की हैसियत इतनी इंपॉर्टेंट इतनी ज्यादा है कि जितना भी ये चुनाव हो जाए, जितने भी आप सारी ये जितने भी जब इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है, स्टेट का हो, पार्लियामेंट का हो, कहीं का भी हो, सब कुछ तब हो सकता है जब डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम ईमानदारी से, अपना काम टाइमली करके दे दे। अब यही हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। क्या है भैया डिलिमिटेशन, कैसे हो रहा है? देखो, चाहे इलेक्शन जब भी हो, कभी भी हो, इस साल तो है ही है इसलिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर लोकसभा का चुनाव करवाना है ठीक है, तो हमने देखा, हम एक बार पहले ही पढ़ चुके हैं ये चीज, तो हमने देखा कि ऐसे 5 तरीके के हमने डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, D1, D2, D3, D4, D5, D6। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब ऐसे MP1, MP2, MP3, MP4, इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में से 4 MP चुने जा रहे हैं। अब ये जो MPs चुने जा रहे हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है C1, C2, C3, C4। आप गौर से देखो तो ऐसा नहीं है कि MP1 खाली D1 से आ रहा है, नहीं, MP1 आ रहा है D1 के इतने हिस्से से और D2 के इतने हिस्से से। आई बात समझ में? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 6 डिस्ट्रिक्ट्स में पॉपुलेशन इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो डिलिमिटेशन कमीशन एक अपना रोल ये करता है कि वो ऐसे ऐसे बाउंड्री सेट करता है, जैसे D4 D5 को मिला दिया हमने, इन दोनों को एक कर दिया और यहां से एक MP चुन के जा रहा है। हमने क्या किया है, इन कॉन्स्टिट्यूएंसी को ऐसे 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 बांटा है ताकि इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी पॉपुलेशन है ये प्रोपोर्शनेट हो, हर पर्सन का वोट इक्वल वैल्यू का रहे, बराबरी से हर कोई अपना अपना MP अपना अपना चुने। ठीक है, इसलिए हमने इतना कुछ किया। अब आपको ये लाइनें दिखनी चाहिए इसलिए मैं इनको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब क्या है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन एक जगह की होगी उतना ही वहां पे स्टेट्स की सीट ज्यादा होंगी। सही बात है, ज्यादा पॉपुलेशन माने ज्यादा सीट्स। अब यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की, हो सकता है डिलिमिटेशन आगे हो तो यूपी की पॉपुलेशन जो अभी है वो बढ़ चुकी होगी, उसके बाद वहां पे और ज्यादा सीटें पड़ जाएंगी। साउथ जो इतनी मेहनत कर रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा है, अपने एरिया को सारे लोगों के लिए सलामत रख रहा है, वहां पे हो सकता है सीट्स कम हो जाए। हमने पीछे भी एक जगह देखा भी था कि जब इलेक्शन कमीशन का चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि जब सीट्स हो सकता है, अगर सेंसस हुआ होता, अगर डिलिमिटेशन हुआ होता तो ये हो सकता था कि यूपी में 13 सीटें बढ़ जाएं, 26 सीटें बढ़ जाएं और तमिलनाडु में 9 या 13 सीटें कम हो जाएं। सोचो, ये हो सकता था। साउथ एकदम लूजिंग सिचुएशन पे था, अच्छा काम करने के बाद भी। अब यही बात है, ये अब इतना ज्यादा पेचीदा इशू है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट इशू है कि इसको करने के लिए एक बहुत ही हाई पावर्ड कमीशन चाहिए। अब संविधान क्योंकि शुरू में ही बोल चुका था, हमने कहा हम नहीं जानते आगे की बात, हम 2 बातें जानते हैं। क्या? कि एक तो बात यह है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में और एक ही स्टेट के अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखेंगे, हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन को इक्वल रखेंगे। ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है, हमने देखा, मान लेते कोई भी एक यूपी और कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है, हमने क्या किया, हमने देखा कि इस ये जो 3 स्टेट्स हैं इनकी अपनी अपनी लोकसभा में कितनी कितनी सीटें हैं, ये रही। ठीक है, वो कर दिया हमने। फिर उस सीटों को डिवाइड किया। अब जैसे यूपी है तो 80 सीट्स हैं, लो 80 सीट्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मान लेते हैं 20-25 करोड़। ठीक है, तो जो 20.5 करोड़ ले लेते हैं, चलो इक्वल नंबर के लिए, तो ये CR, अब ये एक रेशियो निकला होगा, ये रेशियो सारे स्टेट्स के लिए बराबर होना चाहिए। हमने ये बात करी, बस हमने कहा चाहे कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कोई और हो, जो स्टेट बस छोटे नहीं हो ज्यादा, गोवा, सिक्किम, ऐसे वाले स्टेट जहां पॉपुलेशन बहुत ही कम है, वहां ये रेशियो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो उनको छोड़ दो, पर जितने बड़े बड़े स्टेट्स हैं, राजस्थान है, MP है, छत्तीसगढ़ है, इन सारे स्टेट्स में हम कोशिश करेंगे कि ये रेशियो जो है पॉपुलेशन पॉपुलेशन नीचे और ऊपर उसकी लोकसभा के लिए अलॉटेड सीट्स, ये रेशियो फिक्स रहे सारे स्टेट्स के लिए जनरली। इधर जब एक ही स्टेट के अंदर चले जाएंगे हम, तो एक स्टेट में हम देखेंगे कि के हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की, यूपी में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, 400 के अराउंड है, तो यानी कि 400 की पॉपुलेशन जितनी भी है टोटल, सारी 400 विधानसभाओं से सारी पॉपुलेशन जोड़ लो। ठीक है, और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखो, फिर उसके नीचे देखो कि नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड कितनी है उसकी। ये रेशियो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बराबर रहे। कॉन्स्टिट्यूएंसी और डिस्ट्रिक्ट हमेशा इक्वल नहीं हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग है, डिस्ट्रिक्ट अलग है।
ये D4 D5 दो जिले मिला के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है जिसमें से MP3 सिलेक्ट हुआ है, इलेक्ट हुआ है। ठीक बात है। ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि ये जितना भी ये रेशियो हो, पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई, दो कॉन्स्टिट्यूएंसी मिला के, ये सॉरी दो डिस्ट्रिक्ट मिला के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय यहां पे कितनी नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड है, ये रेशियो हर स्टेट में यूनिफॉर्म रहे, बराबर रहे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो वन पर्सन वन, ये जो वन मैन वन वोट वाली जो हम बात करते हैं, वन मैन और वन वोट, ये बराबर रहेगा। हर आदमी का, हर शख्स का जो वोट देने का जो अधिकार है वो सलामत रहे, किसी का वोट मेरे से छोटा ना हो, मेरे से बड़ा ना हो, ये हो सके बस। तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं। ये संविधान ने बोला कि तुम जानो कैसे करोगे, पर ये आपको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखनी है जहां तक हो सके, मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, इसके लिए हमने काम कई बार किया है। अब ये काम तब होता है जब सेंसस हो जाए, सेंसस हो जाएगा, जनगणना हो जाएगी, हमें डेटा मिल जाएगा कि किस जिले में कितने जगह पे कितने लोग रहते हैं, कितने कौन कौन सी कास्ट के हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज के हैं, ये हैं वो हैं, सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आफ्टर एवरी सेंसस, जब भी हो जाए सेंसस, तब उसके बाद होगा एक रीएडजस्टमेंट, जिसे कहते हैं बाउंड्री को फिक्स करना। इसे ही कहा जाता है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का लिटरल मीन्स यही होता है, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, चाहे हर स्टेट में हो चाहे पूरे देश भर में मिला के। ठीक है, फॉर इलेक्शंस टू ए लेजिस्लेटिव बॉडी। बस ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये कैसे कैसे करना है, ये ऐसे करना है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा, ठीक है, जो स्टेट से सारे लोकसभा के एमपी चुन के जा रहे हैं, और डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर स्टेट की अपनी विधानसभा भी तो है, तो वहां भी हमें बात करनी है कि उनके लिए क्या करना है। इसी के लिए आर्टिकल 82 ने बोला कि ये काम बहुत टफ है, बहुत डेलिकेट काम है, बहुत सेंसिटिव काम है, बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। इसके लिए पार्लियामेंट हर बार जब भी डिलिमिट करना होगा, तब पार्लियामेंट बनाएगा एक डिलिमिटेशन एक्ट। उस एक्ट की बदौलत डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, या बाउंड्री कमीशन कह लो उसको, जो भी कह लो, पार्लियामेंट बनाएगा। बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन जरूर है पर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये याद रखना। अब इसी के लिए पार्लियामेंट ने कई बार बनाए डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट्स बनाए, 52 में, 62 में, 72 में, 2002 में। ठीक है, ये हो गए 4 कमीशन हो गए। अब ओके फाइन, यही है डिलिमिटेशन का काम कि ठीक है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे अभी हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है अराउंड जम्मू एंड कश्मीर, और जितने हमारे जो स्पेशल एरिया हुए हैं उनको मैं याद रखना है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन का काम इस बार जम्मू कश्मीर के अराउंड ज्यादा था। ठीक है, तो यही है वो प्रोसेस डिलिमिटेशन की। हो गई ये प्रोसेस, समझ में आ गई कि हाँ ठीक है, अलग अलग स्टेट हैं। अब ये हो सकता है कि भाई डिलिमिटेशन मतलब ये मत सोच लेना कि स्टेट की बाउंड्री चेंज कर डाली, नहीं, स्टेट को छोटा बड़ा कर दिया, वो नहीं कर रहे हैं। राजस्थान का अगर ये बाउंड्री है तो यही बाउंड्री रहेगी, ये बाउंड्री फिक्स नहीं हो रही है, ये तो फिक्स हो चुकी है। अब हम कह रहे हैं इसमें से कितने लोग दिल्ली जाएंगे इस बार एमपी, या हम ये कह रहे हैं कितने लोग इन सारे जिलों से मिलके कितने लोग जयपुर जा रहे हैं अपनी विधानसभा में, वो हमें देखना है, वो हम कर रहे हैं। तो ये काम है डिलिमिटेशन का, ना कि स्टेट की बाउंड्रियां बदल देना। वो काम अलग करता है, वो काम कौन करता है, वो बड़ी बॉडी करती है। फिर इसके बाद जो मेन टास्क है डिलिमिटेशन कमीशन का यही है कि वापस से अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीकों से ये बताओ कितने लोग इस बार चुन के जाने वाले हैं, ताकि हम चुनाव करवा सकें। इलेक्शन कमीशन का रोल फिर शुरू हो जाता है कि एक बार हमें बाउंड्री मिल जाए, एक बार हमें सारी एरिया मिल जाए, फिर हम देख लेंगे आगे क्या होना है। ओके फाइन, दोनों जगह पे, असेंबली में भी और लोकसभा की, या जो हमारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें भी। ठीक है, ओके फाइन, आया समझ में। अब डिलिमिटेशन का कुछ कुछ तो हमें समझ में आ रहा है कि राशनल तो है। राशनल क्यों है? क्योंकि इलेक्शंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पीरियोडिक डिलिमिटेशन एंड इलेक्शंस, ये हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वन ऑफ द पिलर्स है। और भी पिलर्स हैं हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। पिलर क्या क्या है? बहुत सारे पिलर्स हैं, उसमें से एक ये है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये हमें करवाने, ठीक है भैया। हम अगर डेमोक्रेटिक स्टेट है, हम लोकतांत्रिक स्टेट है, तो जाहिर बात है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस फ्री होंगे और फेयर होंगे, बिल्कुल ईमानदारी से होंगे, सबके सामने होंगे। ये अगर करना है, दैट मीन्स वी नीड टू कंडक्ट अ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। और जब ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय फॉलोइंग द लीगल प्रोविजंस एंड एक्सेप्टेड नॉर्म्स, अगर दोनों तरीके से ये चीज पूरी हो रही है, देन इट सिक्योर्स टू द पीपल फेयर इलेक्शंस। आई बात समझ में? कि जब हम ये देख लेते हैं कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जब हुई है, बाउंड्री ये हमारी रीड्रॉइंग जब हुई है, अगर वो लीगल प्रोविजन को पूरी करते हुए, फॉलो करते हुए, साथ ही एक्सेप्टेड जो नॉर्म्स हैं, जो तरीके हैं, हमने अगर उसको जो भी कन्वेंशनल जो तरीके हैं उनको हमने प्रॉपरली फॉलो किया, तब हम बोलते हैं कि हमने लोगों के लिए फ्री इलेक्शन को हमने सिक्योर किया है। आई बात समझ में? ठीक है, ओके फाइन। अब डिलिमिटेशन ये पहला कदम है टुवर्ड्स क्रिएटिंग ऑफ अ बॉडी पॉलिटी।
इसके बाद तो इलेक्शन होंगे, इसके बाद चुनाव होंगे, इसके बाद शपथ होगी, इसके बाद सरकार बनेगी, इसके बाद फिर काम शुरू होंगे मिनिस्ट्रीज के। तो ये पहला काम हो गया, ये हमें करके रखना है, तैयार रखना है, टू गवर्न द अफेयर्स ऑफ पब्लिक। ये तब जाके हमारी बॉडी पॉलिटी तैयार होती है और हमारे लोगों के लिए जो हमने रूल ऑफ लॉ बनाया है, रूल ऑफ पीपल बनाया है, फॉर द पीपल बनाया है, वो तब शुरू हो सकता है जब जब हमारा डिलिमिटेशन पूरा होके तैयार हो थ्रू टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अपने ये जितने आते हैं प्रतिनिधित्व आते हैं। ठीक है, ओके। अब ये जरूरी है, इट इज इंपेरेटिव दैट सच एक्सरसाइज आर टेकन ऑन अ पीरियोडिक इंटरवल। पीरियोडिक इंटरवल इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो गायब होने कगार पे हैं, कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जो पॉपुलेशन बूम में है, जो एक्सप्लोड हो रही पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो रखी है। तो ग्राउंड रियलिटी चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। जमीनी स्तर पे देखो, हम तो कहते हैं कि अरे 1.1 हम तो इतने ही बिलियन हैं, हम कहाँ हैं, लेकिन अब समझ में आता है नहीं हम 140 करोड़ तो होंगे ही होंगे आराम से। तो हम कहते हैं ठीक है भैया, यानी कि ग्राउंड रियलिटी चेंज हो चुकी है। भले ही सेंसस हमारा लास्ट तब का हो रखा था, 2001 का, 2011 का, क्या करें, वो डेटा पुराना हो गया, 10 साल पुराना हो गया। अब हमें आज का देखना है। इन द मैटर ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये अक्सर होता है कि पॉपुलेशन ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंसी इज नॉट सेम एज द पॉपुलेशन ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। डिफर करती है। क्या करें, है मजबूरी है, कहीं लोग ज्यादा रह रहे हैं, कहीं पे काम ज्यादा है, कहीं पे रोजगार ज्यादा है, कहीं पे खाली खेती बाड़ी है। कितने लोग कर लेंगे, एक खेत से कितनी फैमिली काम ये अपना गुजारा कर सकती, नहीं कर सकती है। तो लोग इधर उधर जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। आपको आजकल ना एक मैप चलता है जिसमें दिखता है कि पॉपुलेशन एज अ मेजर ऑफ टावर्स। तो वो आजकल आपने कहीं सोशल मीडिया पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा कहीं ना कहीं, कि उसमें ऐसे ऐसे करके मैप बनाया गया है। जब जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है, ठीक है, अब इसमें 3D तरीके से ऐसे दिखाते हैं कि यहां पे देखो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है इस जगह पे, और इस जगह पे, और इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। तो ऐसे समझ में आ जाता है कि हाँ, ये पॉपुलेशन वाली बेल्ट है, यहाँ पे लोग ज्यादा है, यहाँ पे रोजगार ज्यादा है, यहाँ पे काम ज्यादा है, यहाँ पे फसल अच्छी है, यहाँ पे मिट्टी अच्छी है, यहाँ पे भी रोजगार बहुत है, कंपनीज बहुत है। तो ऐसे करके समझ में आता है कि हाँ, हमारी पॉपुलेशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज सेम नहीं है पॉपुलेशन के मामले में। चाहे आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देख लो, चाहे आप टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज देख लो, ओके। तो हर चीज में कभी दो जगह सेम तो है ही नहीं, क्या करें, कभी नहीं रही है, ओके फाइन। इसी के लिए अगर चुनाव करवाएं इसके बाद, तो फिर चुनाव फेयर नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। कहीं के लोग, कुछ ही लोग मिलकर चुन ले रहे हैं अपना एमपी, कहीं बहुत सारे लोग मिलकर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सा एमपी चुनना है, फर्स्ट पास द पोस्ट कर रहे हैं। हर 16 लाख के अराउंड है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन, एवरेज नंबर है। तो 16 लाख लोग मिलके अगर 3-4 एमपीज में से किसी एक को चुनना चाह रहे हैं, जो 3-4 कैंडिडेट्स होते हैं, तो उसमें से जो भी बस पहला आगे निकल गया वो जीत गया। अब उसमें कहीं नंबर ऐसा है कि पॉपुलेशन बहुत ही कम है जिले में, लेकिन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको ऐसे बांटी गई है कि यहाँ के थोड़े से लोग और यहाँ के थोड़े से लोग, तो इसमें से इतने ले लो, ये बराबर हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, ऐसे करके बांटा हुआ है। ठीक है, ओके फाइन, समझ में आया। अब कमीशन अभी तक जो आ रखे हैं, तो 1952, 63, 73, 2002, ये चार सालों में हमने 4 डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास किए हैं, जिनकी बदौलत हमें डिलिमिटेशन कमीशन मिले हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। अब डिलिमिटेशन कमीशन यही हुआ, इन एक्ट की बदौलत ये बना एक स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। भले ही संविधान में जिक्र हो रखा है, पर बनेगा एक्ट के द्वारा, एक्टों के द्वारा, एक्ट, अधिनियम, कानून, उनके द्वारा बनेगा। अब कमीशन बहुत ही पावरफुल बॉडी निकली, जिसके पास ताकत है फोर्स ऑफ लॉ की, एंड इनके ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, नहीं हो सकते चैलेंज। दे दिया ऑर्डर, और इन्होंने ऑर्डर दे भी दिया। ये ऑर्डर फोर्स में तब आता है जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर दे। जिस दिन राष्ट्रपति उनके ऑर्डर्स को अपने पढ़े, अपने पास बुलाएं, मतलब केंद्र सरकार ऑफ कोर्स, तो केंद्र सरकार बुला के बोलेगी कि हाँ सर हमने पढ़ लिया है, तो फिर मिस्टर प्रेसिडेंट या मैडम प्रेसिडेंट प्लीज इस पे आप अगले महीने की 1 तारीख के लिए मोहर लगा दो कि इनका जो ऑर्डर आ रखा है हमारे पास, जो 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 इन्होंने रिकमेंडेशन दी है, हम इस कमीशन की रिकमेंडेशन मान रहे हैं, यस गुड, पर हम मानेंगे 1 फरवरी से या 1 मार्च से, जब भी हो, जैसा भी हो। तो राष्ट्रपति जिस दिन साइन कर दें, उस दिन से वो ऑर्डर लागू हो सकता है। अब ये जो ऑर्डर होते हैं, ये लोकसभा भी जाते हैं, स्टेट की विधानसभा में भी जाते हैं, जाएं, बिल्कुल जाएं, पर इनमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते। ठीक है, होगी लोकसभा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है, पर डिलिमिटेशन कमीशन ने अगर एक बार जो ऑर्डर दे दिया, देन इसमें मॉडिफिकेशंस आर नॉट परमिसिबल, नहीं हो सकते हैं। दे दिया, ओके फाइन। अब एक बार पढ़ते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ठीक है, संविधान क्या कह रहा है।
अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही नहीं तो संविधान ने इतना कहा क्यों, जरूरी है कहना था। ठीक है, क्या क्या है, 81, 82, 170, 330, 332। यहां पे संविधान डील करता है कि एक बाउंड्री कमीशन के बारे में, एक डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, जो कि पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रेडी रखता है, बना के देता है। अब 2 बार अमेंडमेंट हुए, 84 सीएए और 87 सीएए, 2003 में और 2001 में। ठीक है, तो इन दोनों सीएए की वजह से, संविधान संशोधन अधिनियम जो होते हैं, इनकी वजह से संविधान में छेड़खानी हुई और इन्हीं आर्टिकल्स में बदलाव हुआ। वो हमें जानना है क्या हुआ है। तो ये बोला गया कि जितनी भी अभी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं जो वेरियस स्टेट्स को बांटी रखी हैं फॉर लोकसभा या फिर स्टेट की विधानसभा के चुनाव के लिए, ये सारी की सारी सीट्स उस तरह से बटी हैं जो हमने 1971 सेंसस में पॉपुलेशन देखी थी, उसकी बदौलत। बस 1971 सेंसस को याद रख लो। एक्ट अमेंडमेंट हुआ है 2003 में। ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके हैं। हम कह रहे हैं नहीं, 30 साल पीछे जाओ, 1971 जब हमने बांग्लादेश लिबरेशन किया, जब बांग्लादेश का बहुत सारा माइग्रेशन हुआ था वेस्ट बंगाल में, आसाम में, इधर के ईस्टर्न एरिया में, बिहार में, झारखंड में। हम कह रहे हैं कि जितनी भी सीट्स जो बटी हैं सारे स्टेट्स को, चाहे लोकसभा के लिए चाहे उनकी अपनी विधानसभाओं के चुनाव के लिए, ये सारी की सारी सीट्स उसी बेसिस पे बटेंगी जो बेसिस हमें 1971 सेंसस पॉपुलेशन का मिला था, बस। और ये तब तक वही रहेंगी जब तक कि 2026 के बाद का पहला सेंसस नहीं हो जाता। हमने कहा कि 30 साल पीछे जाओ, वो ले लो पॉपुलेशन, और इसके आगे से 25 साल और ले लो। अब आपको जो भी नंबर दिख रहा है, ये नंबर अब चेंज नहीं होगा 2026 तक, तो कम से कम नहीं होने वाला चेंज। फिर इसके बाद जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं जो आपको रिजर्व रखनी है एससीज के लिए और एसटीज के लिए, ये 2001 का सेंसस ले लो आप। 2001 का सेंसस है हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा। चाहे लोकसभा के लिए चाहे स्टेट की विधानसभा के लिए, शैल बी रीवर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। पर जनरल पॉपुलेशन, जनरल इलेक्शन के लिए 1971 का सेंसस, बस इंपॉर्टेंट ये हुआ। फिर ईच स्टेट शैल बी रीडिलिमिटेड, ये तब होगा इनटू टेरिटोरियल पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये कब? ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। और ये फ्रोज किया हुआ है, ये फ्रोजन है, ये नंबर फिक्स्ड है टिल द फर्स्ट सेंसस इज टेकन आफ्टर द ईयर 2026। फाइन, ओके। Constituencies shall be so redelimited that the population on the basis of 2001 census जो हुई है, ये each parliamentary और assembly constituency के लिए सेम रहे। shall so far as practicable, जितना प्रैक्टिकल हो सकता है, जितना पॉसिबल हो रखे, ये सेम रहे हर स्टेट के लिए, हर स्टेट के अंदर सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए बराबर रहे ये रेशियो, ये फिगर जो नंबर हमने लिया था 2001 सेंसस के लिए। ओके फाइन, ओके, इतने सारे चेंज कर दिए। चेंज करके कुल मिला के ये हुआ है कि हमें 2026 के बाद वाला सेंसस हमें याद रखना है। 2026 के बाद वाला सेंसस जब होगा उसके बाद आएगा डिलिमिटेशन एक, और डिलिमिटेशन फिर मेहनत करेगा दोबारा से, और सारे स्टेट्स में हो सकता है, अभी 550 एमपीज हैं, हो सकता है फिर 1200 एमपी हो जाए, क्या पता, हो सकते हैं। तो इसीलिए तो नया अपना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना, इसीलिए तो अपना इतना सारा रीडेवलपमेंट हुआ, नया पार्लियामेंट का भवन हुआ, क्योंकि डिलिमिटेशन तो होना ही होना है, उसके बाद नंबर ऑफ एमपीज बढ़ने ही बढ़ने हैं। अभी स्टाफ का बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो जगह है ऑफिस के लिए कम पड़ती है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा बड़ा हमें चाहिए था एरिया। ठीक है, ओके, बन गया। अब यहाँ पे अभी तक पहले कैसे काम हुआ है अभी तक का वो देख लेते हैं। तो जब काम हुआ था तो डिलिमिटेशन तो हुआ ही नहीं। 81 में, 91 में, 2001 के सेंसस के बाद डिलिमिटेशन नहीं हुआ था। 2002 एक्ट ने यही बोला था कि हम टोटल लोकसभा या ये इनके जो अपोर्शन हुआ है जो स्टेट्स को, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। यानी कि ये बोला गया कि लोकसभा की जो सीट्स हैं, भले ही आप 2002 में आप सेंसस ले आओ, जो भी कर लो, 2001 का सेंसस हो जाए, हम डिलिमिटेशन एक्ट में हम ये और कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो खाली बस लोकसभा सीट्स को छोड़ दे और कुछ स्टेट्स को छोड़ दे, बाकी वो अपना देख ले कैसे करना है उसे। अच्छा, ठीक है, ओके। इट ऑल्सो लेफ्ट आउट फ्यू स्टेट्स, कैसे कैसे? आसाम, अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर। ये वो स्टेट्स हैं जहां पे सिक्योरिटी रिस्क की वजह से डिलिमिटेशन नहीं हो पाया, कमीशन वहां जा नहीं पाया, इलेक्शन कमीशन के साथ वहां पे बैठ के बातें नहीं हो पाई, जिला के प्रशासन के साथ, स्टेट के प्रशासन के साथ कोई डिस्कशन नहीं हो सका, क्योंकि इन नॉर्थ ईस्ट एरियाज में थोड़ी इंसर्जेंसी थी, प्रॉब्लम थी बहुत सारी। तो अभी 2002 में बोला गया कि नहीं कर पाएंगे, वहां पे थोड़ा अभी मामला थोड़ा सा सेंसिटिव है। ओके फाइन। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया था डिलिमिटेशन कमीशन फॉर दीज 4 स्टेट्स एज वेल एज द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, ठीक है भैया, इसको बाद में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर है, इंपॉर्टेंट एरिया है, अब ये करेंगे। अब जो हुआ है 2002 का 4th डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, इसकी बदौलत मिला हमें क्या? डिलिमिटेशन कमीशन, चौथा वाला। अच्छा, ठीक है, ये
रीएडजस्ट करेगा द पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि डेटा होगा 2001 सेंसस के बेसिस पे। अच्छा ठीक है, फाइन। ये जो कमीशन था, इस कमीशन इसमें 3 मेंबर्स थे। ओके, जो 3 मेंबर हैं ये तो बड़े बड़े मेंबर्स हैं, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। चेयरपर्सन या तो सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन में क्या होगा, कई सारे लोग आएंगे अपनी अपनी बातें ले लेके, कहेंगे अरे नहीं नहीं हमारे पॉपुलेशन ज्यादा है, अरे हमारे यहाँ ये टेरेन टफ है, हमारे यहाँ ये है वो है। तो इन सबको एडजुडिकेट करने के लिए, इन सारे बातों को ध्यान में रख के फैसला देने के लिए हमें एक चाहिए जो बहुत ही एक्सपीरियंस जज हो, जो वहां पे बैठ के हार्ट और माइंड, दिल की सोचूं या दिमाग की सोचूं, ऐसे वाले क्वेश्चन का आंसर दे सके, ठीक है। दूसरा एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं सीईसी साहब, तो होने ही होने, इनको तो बैठ के काम करना ही करना है, इनको तो बाद में सारे चुनाव करवाने। फिर चाहे सीईसी हो चाहे कोई और इलेक्शन कमीशन हो, सॉरी ईसी हो दूसरे जो नॉमिनेट किए गए हों सीईसी के द्वारा। तीसरे एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे इसमें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ दैट कंसर्न स्टेट या यूटी जो भी है, ठीक है। ये हुआ, जो ये थे जस्टिस कुलदीप सिंह जी। तो ये थे रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन। आपको बताऊं जस्टिस कुलदीप सिंह जी के बारे में, जस्टिस कुलदीप सिंह जी बहुत अच्छे जज हैं, बहुत बड़े जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। लंदन से पढ़ के आए थे, लिंकन इन में इन्होंने प्रैक्टिस करी थी, और इन्हें पता है एक खिताब मिला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट खिताब है वो, ग्रीन जज। ग्रीन जज समझ रहे हो आप क्या मतलब हुआ इसका? पर्यावरण की बात करने वाले। इन्होंने ही 2 तरह के सिद्धांत निकाले थे पहली बार, कि एक तो जो भी शख्स या जो भी एंटिटी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन पोल्यूशन में भागीदार है, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, चाहे वो मोबाइल का सेक्टर हो, चाहे कोई भी और सेक्टर हो, वो पॉल्यूटर पेज। आप पैसा दोगे या आप भरपाई करोगे। पेपर मिल हो, चाहे शुगर मिल हो, चाहे कॉटन मिल हो, कोई सी भी मिल हो, अगर आप नदियों को या अंडरग्राउंड वाटर को खराब कर रहे हो देन यू विल पे। और इन्हीं के लिए इनको बोलते हैं कि ये हैं ग्रीन जज। और इसके अलावा प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको अब अपनाने पड़ेंगे। जितनी सारी ये हमारी इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज को प्रिकॉशनरी मेजर उठाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। जैसे उत्तराखंड में कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, हरिद्वार के एरिया जो है, सिडकुल एरियाज है, बहादुराबाद एरिया है। तो यहाँ पे क्या है, कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल मिल हैं वहाँ पे, हैवी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे। तो इन इंडस्ट्रीज में से कई सारा डिस्चार्ज निकलता है, बहुत सारा आउटलेट निकलता है, सीवेज होता है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है। तो कंपनी फैक्ट्री लगी हुई है, अब फैक्ट्री के एक सबसे कोने में एक बहुत बड़ा नाला होता है जहां से सारा डिस्चार्ज निकाला जाता है। अब वो जो डिस्चार्ज होता है, जो कंपनी का जो गंदा मैला होता है पानी, उसको आप तब निकालोगे जब आप उसको ट्रीट कर लोगे, और तब जाके वो किसी नाले में, नहर में जाता होता हुआ नदियों में मिलेगा। क्योंकि गंगा मैया में हम ये इंश्योर करेंगे कोई भी इंडस्ट्री का गंदा वेस्ट ना जाए। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने प्रिकॉशनरी मेजर लोगे, आप ये इंश्योर करोगे कि यहां जो आपका डिस्चार्ज निकल रहा है, जो आगे नहर में मिल रहा है, ट्रिब्यूटरी में मिल रहा है, गंगा में जा रहा है, ये साफ होके जाए, ट्रीट होके जाए। आपको अपने ही कंपाउंड प्रेमिसेस में अपने ऐसे मतलब एफ्लुएंट को ट्रीटमेंट करने वाले प्लांट लगवाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि कोई सा भी ग्रीस निकल रहा है, उसमें से तेल निकल रहा है, कई सारा इंजन ऑयल निकल रहा है, ये निकल रहा है, सब जाके यहाँ बस ठेल दिया कहीं भी, वो नहीं हो सकता है। अब हम ये कहते हैं कि अगर इस पर्यावरण को बचा के रखना है तो इन्हीं जज साहब की देन है ये, पोल्यूटर पेज। अगर आपने पोल्यूट किया यू विल पे फॉर इट। तो और ये कई ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा एक्टिविज्म दिखाते थे, आगे बढ़ के बात करते थे, सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लेते थे, बहुत बड़े जज हैं, मतलब अभी भी हैं। तो अब तो क्या रिटायर हो गए। फिर ये थे उस समय के चौथे हमारे कमीशन के ये अपने चेयरपर्सन। ओके फाइन। इस कमीशन में एसोसिएट मेंबर भी होते हैं, 10 एसोसिएट मेंबर ऐसे जो हर एक स्टेट से आते हैं, हर एक स्टेट के लिए अपने अपने होते हैं। 5 होंगे नॉमिनेटेड ऑफ द लोकसभा, ठीक है, जो उस स्टेट के 5 ऐसे लोकसभा के एमपीज होंगे जो इस कमीशन का हिस्सा बनेंगे। साथ ही 5 होंगे जो उस स्टेट की विधानसभा से आएंगे। जिन भी स्टेट्स में लोकसभा के एमपीज अगर 5 से कम हैं तो वो सबके सब एमपीज इसका पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। ऑल सच मेंबर्स वर एसोसिएटेड मेंबर्स फॉर दैट स्टेट। ये चौथे के लिए बात हुई थी, चौथे कमीशन के लिए। अभी और अगला ये उसके बाद आ चुका है। एसोसिएट मेंबर्स, आप आ तो जाओ भले ही, आपको नॉमिनेट करने वाले कौन है? स्पीकर साहब उस लोकसभा का या उस स्टेट की विधानसभा का। जो भी ये जो स्पीकर साहब है ये बोलेंगे कि हाँ ठीक है, आप इस फलाने स्टेट से आए हो तो एक काम करो, आप बन जाओ एसोसिएट मेंबर। अच्छा फाइन। पर इन एसोसिएट मेंबर्स के पास
दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट और टू साइन एनी ऑर्डर ऑफ द कमीशन। नहीं, आप बैठ के बातें कर लो, आप लोगों की बातें हमारे तक पहुंचा दो, पर आप कमीशन में वोटिंग राइट्स लेके नहीं आए हो। आप एसोसिएट मेंबर हो, परमानेंट एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं हो। सॉरी। जैसे कुलदीप सिंह जी ने कमीशन की ये अपनी अध्यक्षता करी थी, इन्होंने ही इस कमीशन के सारे काम जो चौथे कमीशन था उसका करवाया, सारी रिकमेंडेशन इन्होंने करवाई। अब इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन जो थी कमीशन ने, इसने अपनी सबमिट कर दी थी रिकमेंडेशन ने इन 2007। ठीक है भैया, राष्ट्रपति जी ने उस पे अपना दस्तखत किया, सब कुछ किया, और 2008 में राष्ट्रपति जी ने उसको साइन किया, नोटिफाई किया फॉर इंप्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमीशन इन 2008। ठीक है भैया, ओके। देयर बाय हमारी पार्लियामेंट्री की और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीडिफाइन कर दिया गया। ओके फाइन। अब जो कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं, दे आर नॉट एप्लीकेबल टू 5 स्टेट्स। कौन से? असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड। यहां पे हमने कहा नहीं अप्लाई कर रहे, सॉरी, जो है पहले का वही ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह भी बोला कि हम डेफर कर रहे हैं डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन द 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स यहां पे, और जो फाइनल जो ऑर्डर था कमीशन का फॉर द स्टेट ऑफ झारखंड, हम उसको नलिफाई कर रहे हैं। जो ये 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट थे, इनके लिए तो बोला कि हम इस डिलिमिटेशन को हम डेफर करेंगे आगे के लिए। डेफर और नलिफाई अलग अलग होता है। डेफर करना होता है कि हम आगे भेज रहे हैं इसको, आगे वाले समय के लिए भेज रहे हैं, जब होगा बाद में होगा। ठीक है। और इसके बाद जो हमारे झारखंड के लिए जो ऑर्डर आया था, हमने कहा उसको रद्द कर दो, नहीं चाहिए वो। 2009 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था, जिसमें यूपीए 2 सरकार आई थी, तो यूपीए 2 सरकार जब आई थी तो वो जनरल इलेक्शन जीत के आई थी फॉर 499 आउट ऑफ 543 सीट्स, नई वाली रिकमेंडेशंस की वजह से, नई वाली टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वजह से। अब यहां पे कई सारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ गई थी इसमें, जैसे एनसीटी ऑफ दिल्ली, यूटी ऑफ पुदुचेरी, यहां पे भी है, तो इनको भी डिलिमिट किया गया था, इनको भी बोला गया था। साथ ही ऐसे ये जो स्टेट थे, असम, अरुणाचल, मणिपुर, झारखंड और हमारा पुराना जम्मू कश्मीर का स्टेट जो पुराना हुआ करता था, तो इन सब में पूरे देश में हुआ, एनसीटी ऑफ दिल्ली में हुआ, यूटी ऑफ पुदुचेरी में इलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ। ये हुआ था 2009 जनरल इलेक्शन का ऑन द बेसिस ऑफ न्यूली डिलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इसके बेसिस पे हो गया। ठीक है, ओके, बढ़िया। हम आगे गए, हमने कहा और बताओ। फिर इसके बाद हम आए, आगे बढ़ते हैं, हम अब आज के समय के लिए आ रहे हैं, डिलिमिटेशन कमीशन 2020। अच्छा ठीक है, फरवरी 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस ऑर्डर को, अपने अर्लियर ऑर्डर को रिवोक कर दिया। कौन से ऑर्डर को? जिसमें हमने 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए आगे को डेफर करने के लिए बोला था, हमने कहा जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें लग रहा है कि हाँ, ये जो 4 स्टेट्स में है, यहां पे अब इंसर्जेंसी कम हो गई है, यहां पे प्रॉब्लम कम हो गई है, यहां अब काम हो सकता है, यहां अब डिलिमिट कर सकते हैं हम इसको। तो इंसर्जेंसी हमने रोक ली, कंट्रोल कर ली, लोगों ने सरेंडर किया है वहां पे आके, आर्म सरेंडर, पूरा अनकंडीशनल सरेंडर, सब कुछ कर दिया। और असम में, अरुणाचल में, मणिपुर, नागालैंड में, यहां पे जो पहले यहां पे लाइकली थ्रेट थी हमारी जो देश की सुरक्षा के लिए, ये सब अब कम हो गई है। अब यहां पे पब्लिक ऑर्डर के लिए और पीस के लिए हम यहां पे इस ऑर्डर को रिवोक कर रहे हैं। अब हम यहां पे डिलिमिटेशन शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने बोला था कि यहां पे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो गया इन द सिक्योरिटी सिचुएशन। ठीक है भैया, और साथ ही जो इंसर्जेंसी है उसमें रिडक्शन आ चुका है। इंसर्जेंसी माने होता है जब लोग हथियार उठा लेते हैं सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ या हमारे सशस्त्र बलों के खिलाफ, तब जो इंसर्जेंसी, ये जो हमारे ये इंसिडेंट्स हैं, वहां जो मिलिटेंट्स हैं, अब वो काबू में आ गए हैं, कम हो गए हैं, और यह रिडक्शन हो गया है, एंड इंप्रूवमेंट इन लॉ एंड ऑर्डर हमारा आ चुका है, विच मीन्स कि दिस मेक्स द सिचुएशन कंड्यूसिव फॉर कैरिंग आउट द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। लाओ अब करते हैं इसको। मार्च 2020 में इसके बाद ही डिलिमिटेशन कमीशन आया फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का हमारा, साथ ही जम्मू कश्मीर की यूटी के लिए। 2019 में जम्मू कश्मीर का हो चुका था विभाजन। ठीक है, जम्मू कश्मीर में से एक यूटी निकली जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी निकली लद्दाख हमारी। तो हमने बोला कि अब जो ये डिलिमिटेशन कमीशन आ रहा है 2020 वाला, ये याद रख ले कि हमने जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया है, साथ ही इन जो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से जो हमने डेफर कर रखा था आगे के समय के लिए, जो कुलदीप सिंह सर नहीं कर पाए थे, हमने बोला कि अब ये नया कमीशन वो काम कर ले। ठीक है, फाइन, अच्छा लग रहा है। अब ये जो नया कमीशन बना है, इसमें चेयरपर्सन है जस्टिस रंजना मैम। ये सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं, अभी 2014 में रिटायर हुई हैं, ये 2011 में, नहीं 2011 में आई थी। तो जैसे रंजना मैम है, ये रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट की। इनके अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा सर। ठीक है, ये भी हैं। इसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर एक और हैं जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ऑफ द कंसर्न स्टेट या यूटी, जो भी। ठीक है, अब
जस्टिस अंजना मैम का अपॉइंटमेंट जो हुआ था वो था फॉर 1 ईयर, या उससे पहले अगर कोई ऑर्डर आ जाए तो, जो भी पहले हो। बस हमने ये नहीं कहा कि मैम की अगर एज 65 हो जाए तो वो छोड़ दे कमीशन को, नहीं, वो सब नहीं। हम कह रहे हैं 1 साल के लिए आप अपॉइंट होइएगा, और या फिर और मींस एंड नहीं है, और है, और टिल फर्दर ऑर्डर्स, जब तक सरकार दोबारा से ऑर्डर ना दे दे, इनमें से जो पहले हो जाए, विच एवर वॉज अर्लियर। पर लेकिन कमीशन के पास काम इंपॉर्टेंट है, काम है, फॉलोइंग टास्क है, क्या क्या है, टू डीलिमिट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द अबव 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद द जो हमारे प्रोविजन है संविधान के। ओके फाइन, एक्ट के संविधान, ये सॉरी एक्ट के प्रावधान, 2002 के प्रावधान, ठीक है। इसके बाद टू डीलिमिट द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द यूटी ऑफ J&K, जम्मू कश्मीर का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये समय बहुत वॉलेटाइल है, हमें इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ऐसे बांटना है ताकि लोगों में सामंजस्य हो सके, लोग खुश हो सकें। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको समय क्यों लग रहा है जब केंद्र सरकार से, तो केंद्र सरकार ने कहा बहुत सारे काम है सर, अभी तो डिलिमिट, अभी तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिट करना है, अनंतनाग को, राजौरी को एक या अलग अलग करना है, आप बता दो, समय लगता है इन चीजों में, तो हम करा देंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक है, एज सून एज पॉसिबल वहां पे इलेक्शन करवाइए उस विधानसभा में, और 30 सितंबर 2024 से पहले वहां इलेक्शन हो जाएं, बस हम ये चाहते हैं। ठीक है सर, करा देंगे, पर उसमें समय लग रहा है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, जम्मू कश्मीर यूटी का हमें करना है डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद द प्रोविजन ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड द डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, इन दोनों को याद रखते हुए मैम के कमीशन के पास अब रोल है कि आप करिए सारा डिलिमिटेशन। ओके फाइन, 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कमीशन के परव्यू से बाहर रख रहे हैं, सॉरी अभी नहीं हो पाएगा। फिर साथ ही कमीशन का टर्म जो था वाज आल्सो एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। ये 2021 की बात है, जस्ट अभी कोरोना का लॉकडाउन खत्म हुआ है, एंड हमने बोला कि आप अभी काम और कर सकते हैं, अच्छे से कीजिए इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बस फोकस कीजिए अभी एक इशू पे, क्योंकि वहां 2019 का हमारा हमने तोड़ दिया उस स्टेट को। अब उसमें एक स्टेट में इलेक्शन करवाने, सॉरी एक यूटी में इलेक्शन करवाने हैं, और जम्मू कश्मीर की यूटी में कोई अपनी विधानसभा तो है ही नहीं। ओके फाइन, कमीशन में अपने एसोसिएट मेंबर्स भी थे, ठीक है, 5 मेंबर थे लोकसभा के जो यूटी जो जम्मू कश्मीर से आते हैं, ठीक है भैया। इसके अलावा नॉमिनेटेड बाय ये जो मेंबर्स थे, ये लोकसभा के स्पीकर ही नॉमिनेट किए विद नो वोटिंग राइट्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि किसी एसोसिएट मेंबर को वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं। 2022 में लास्ट टू लास्ट ईयर कमीशन ने अपना काम पूरा कर लिया। कमीशन ने बोला ये रही, लो ये रही रिपोर्ट, ये रही कॉपी। इस कॉपी का नाम है डिलिमिटेड लैंडस्केप ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये है वो उस कॉपी का फ्रंट पेज, कवर पेज ये है, जिसमें हमने इस जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात करी है कि हम कैसे कैसे इसको डिलिमिट कर रहे हैं, इसमें से कितने लोकसभा में लोग जाएंगे, कितने लोग विधानसभा यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कितने लोग चुन के जाएंगे, कहां कहां से जाएंगे, वो सारी बात इस रिपोर्ट में है, ये रही। अब इस रिपोर्ट की मोटी मोटी पॉइंट सुनेंगे हम, ठीक है। जब तक 2019 का विभाजन नहीं हुआ था स्टेट का, ठीक है, तब तक क्या होता था कि लोकसभा का डिलिमिटेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है भैया। जम्मू कश्मीर का उस समय अपना संविधान था, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का अपना संविधान डिसाइड करता था डिलिमिटेशन ऑफ विधानसभा। आई बात समझ में? मैं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर से, कहां है ये रहा, हाँ, जम्मू कश्मीर से कितने लोग दिल्ली जाएंगे लोकसभा में एमपी बन के, ये तय होगा भारत के संविधान से, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के कितने लोग हैं जो जम्मू कश्मीर की अपने श्रीनगर की विधानसभा में जाएंगे, ये तय होगा जम्मू कश्मीर के संविधान से, अपने अलग अलग, दोनों का अपना चलता था, ठीक है, ओके फाइन, आई बात समझ में। तो दोनों चीजों को हमने सॉल्व किया। अब जो संविधान था जम्मू कश्मीर का, इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957, जैसे हमारा आरपीए 1951 हम पढ़ते हैं, आरपीए 1952 हम पढ़ते हैं, सॉरी 1950 हम पढ़ते हैं, तो ऐसे ही जम्मू कश्मीर का आरपीए है 1957, उसके हिसाब से और जम्मू कश्मीर के संविधान के हिसाब से जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कितने लोग जाएंगे वो तय होता था। फिर लोकसभा में कितने लोग जाएंगे वो तय होता था जम्मू कश्मीर के जो हमारा भारत का संविधान है उससे। अच्छा ठीक है भैया, अब सेंसस नहीं हुआ था 1991 में, नहीं हो पाया था, इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा थी, कश्मीरी पंडित्स का मैसेकर हो रहा था, सब कुछ था, और नो डिलिमिटेशन कमीशन वहां पे काम कर पाया था, वो सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट जब ये 2001 का हुआ था, सेंसस हुआ था। अब जो असेंबली सीट्स हैं जम्मू कश्मीर की वो डिलिमिट हुई थी 57, 66, 75 और 95 में, पर लेकिन 91 के सेंसस के बाद से वहां पे कुछ नहीं हम करा पाए। अच्छा ठीक है, स्टेट असेंबली passed a law putting a freeze on fresh delimitation of seats। जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा ने खुद ही कानून बनाया कि हम अपनी
जो जो हमारा डिलिमिटेशन है सीट्स का, हम उसको फ्रीज कर रहे हैं टिल द रेलेवेंट फिगर्स फॉर द फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर ईयर 226 हैव बीन पब्लिश्ड। 2026 का सेंसस आने दो, उस समय तक जितना जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने जो अभी सीट्स देख रखी हैं वही सीट फिक्स रहेंगी जहां जहां है। पर ये तो पहले की बात है, अब तो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब तो हमने बात कर ली कि अब हो रहा सब कुछ क्लियर। कैसे? जम्मू से 43 सीट्स आ रही हैं, पहले 37 थी अब बढ़ गई हैं। कश्मीर से 47 सीट्स आ रही हैं, पहले 46 हुआ करती थी। सो टोटल हमारी हो गई 90 और 83, तो मतलब टोटल मिला के 7 सीटें बढ़ी हैं। अब 4 ऑफ लद्दाख दैट इज नाउ सेपरेट ड्यूटी। ओके, 5 लोकसभा सीट्स, नंबर ऑफ ये इनका नंबर अनचेंज है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर ये हुआ है रीड्रॉ। अब इसमें कई सारे पेच हैं, कई सारे कैलकुलेशन हुई हैं, कई सारे लोगों ने आके ये अपने कमीशन को बताया है कि सर हमारे भी कुछ रिप्रेजेंटेशन रखिएगा, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स, जैसे पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर से कुछ लोग आए हैं। जब वो यहां आए थे वो कह रहे थे सर हम तो कब के तब से प्रताड़ित हैं, हमें जाना है, हमें आना है इंडिया और हमें इंडिया में रहना है, पर लेकिन यहां भी आके रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं हमें ही पता है। अब हम कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से जो लोग आए, इन लोगों ने अपना अपना दर्द अपना सुनाया कमीशन को। कमीशन ने कहा बिल्कुल आपकी बात सुन रहे हैं हम इसको याद रखेंगे। अब यहां ही हमने तय किया कि हाँ, इलेक्शंस के लिए हमारा पहला कदम आगे हमारा बढ़ चुका है। कैसे बढ़ा है? जब हमने रीड्रॉ किया है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, ये रहा। तो आप इसमें देखना जो लाल मार्किंग है, ये यहां पे लाल मार्किंग है, ठीक है, ये है लाल मार्किंग। अब ये लाल मार्किंग है हमारी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज, ठीक है। और जो असेंबली के लिए जो बाउंड्रीज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो बाउंड्रीज है वो काली काली बाउंड्री है, ये ऐसे। तो दोनों अलग अलग हैं। एक डिस्ट्रिक्ट माने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कभी भी, क्योंकि अलग अलग होती हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि आप इसको पीडीएफ में देख सको अच्छे से, क्योंकि ये आप बाउंड्री याद रख लोगे आपका आधा काम हो जाएगा। ये हमने रिपोर्ट से ही निकाला है, ये हमने वहीं से निकाला है क्योंकि रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन हैज बीन फिक्स्ड एज 114 सीट्स। अब जो भी विधानसभा में जो लोग जाएंगे वो टोटल 114 लोग होंगे। 24 सीट्स असेंबली में ऐसी हैं जो खाली रहेंगी, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ वन इशू, वन प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़े। हमने कहा आगे बताओ सर क्या है। हम कह रहे हैं कि ये जो 1981 की बेसिस पे आखिरी सेंसस हुआ था, इसकी वजह से कई सारे इशू हुए थे, हम इसको आज सॉल्व कर रहे हैं। कैसे कैसे? जो अभी प्रेजेंट डिलिमिटेशन कमीशन है, it was entrusted with the work of delimiting the parliamentary and assembly constituencies in the UT of Jammu Kashmir on the basis of 2011 census, ठीक है, and in accordance with the provision of Jammu Kashmir Organization Act of 2019 and हमारा डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। पॉपुलेशन याद रखना 2011 सेंसस की लास्ट वाली, और याद रखना डिलिमिटेशन एक्ट 2002 ने क्या बोला था, और जम्मू कश्मीर का जो अपना विभाजन हुआ है उस एक्ट को याद रख लेना। इसको अगर आप याद रखोगे इन तीनों चीजों को, 2011 सेंसस, जम्मू कश्मीर का ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 और एक्ट ऑफ 2002 जो हमारा डिलिमिटेशन एक्ट है, ठीक है। अब इसकी वजह से नंबर ऑफ सीट्स टू बी रिजर्व फॉर द एससीज एंड एसटीज इन द असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जेएंडके ये भी फिक्स हो गई है। ये 2011 सेंसस को याद रख के हो जाएगी, ठीक है। Constitution of the erstwhile state of Jammu Kashmir did not provide for reservation of जो हमारा रिजर्वेशन के लिए जो हमें सीट चाहिए थी फॉर एसटीज इन द विधानसभा, हमने कहा ये अब नहीं होने देंगे, हम तो अब आरक्षण भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कमीशन ने अपना ऑर्डर दिया, मैम ने फाइनली अपनी रिपोर्ट को बाहर निकाला। मैम ने कहा ये रही मेरी रिपोर्ट मेरे कमीशन की। अब इस कमीशन के ऑर्डर्स कुछ कुछ हैं, क्या क्या हैं। 2022 मई में कमीशन ने बोला कि ये रहा हमारा फाइनल ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिलिमिटेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द यूटी ऑफ जेएंडके। क्या बोला है? जम्मू कश्मीर को हम ट्रीट कर रहे हैं एज ए सिंगल एंटिटी, कंसिडर्ड एज, ट्रीटेड एज सिंगल एंटिटी। ये पूरा एक ब्लॉक है जम्मू एंड कश्मीर, जो ये पूरा आपको यहां का सेक्शन दिखता है, ये रहा सेक्शन, ये एक है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक तरीके से देखूं, एक पूरे एंगल से देखूं, तब जाके मुझे दिखेगा कि 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जिनमें हमने इक्वल नंबर ऑफ 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी निकाल के रखी हैं। 5 एमपी आ रहे हैं इन पूरे बड़े बड़े एरियाज से जो यहां पर हैं, और इनके अंदर में से 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सीटें निकली हैं। अच्छा ठीक है। अनंतनाग राजौरी एरिया को हमने बोला ये एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, ठीक है। हमने बोला है 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें से 43 जम्मू से हैं, 47 कश्मीर से हैं, दोनों है ना। जम्मू यहां है, कश्मीर ऊपर है, ओके फाइन। 6 न्यू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी निकली हैं फॉर द जम्मू रीजन एंड 1 न्यू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द कश्मीर रीजन, फाइन ओके।
रिजर्वेशन ऑफ 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर एसटीज, यहां पे हैं 6 इन जम्मू 3 कश्मीर, ओके फाइन। रिजर्वेशन ऑफ 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द एससीज, तो एसटीज के लिए टोटल 9, एससीज के लिए टोटल 7, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने निकाल ली। अब नेम चेंज भी हुआ है, एक नई असेंबली का नाम निकला है जिसका नाम है श्री माता वैष्णो देवी कटरा, ठीक है। कटरा तो हमें याद है, जहां से हम वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, तो हम यहीं पहुंचते हैं, ओके फाइन। अब इनके पास, कमीशन के पास कई सारे लोग आ रहे थे, तो कुछ तो लोग ऐसे थे जो कह रहे थे सर हमें हमारी कोई सुनवाई कहीं पे, तो हमने कहा हाँ है, सुनेंगे आपकी। फिर कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से आए हैं हमारे पास, तो उन्होंने भी कहा कि सर हमारे भी अपनी अपनी पीड़ा है, कि बताइए आपकी पीड़ा क्या है। तो इन्होंने कहा कि हम अपने ही देश में रेफ्यूजी बन गए हैं, हम अपने ही देश में हम ऐसे घूम रहे हैं जैसे हम यहाँ के हैं भी कि नहीं थे, तो हम क्या करें, हमारे लिए कुछ है क्या। तो कमीशन ने कहा बिल्कुल है, हम आपकी बात सुन रहे हैं, पूरी आपकी बात सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। क्या बात निकली, माइग्रेंट के लिए कमीशन का ऑर्डर था कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स, जिनमें से एक तो महिला होनी ही चाहिए, फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, जो जम्मू कश्मीर असेंबली में जाएंगे, और इन असेंबली में जो नॉमिनेट होंगे ये लोग, प्रोविजन ऑफ एटलीस्ट 2 मेंबर्स, इनके पास उतनी पावर होगी एट पार विद द पावर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पुडुचेरी यूटी के असेंबली में जो लोग जाते हैं। पुडुचेरी यूटी है साउथ में, पुडुचेरी यूटी में जो विधानसभा है उसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स जाते हैं, उतनी ही हैसियत होनी चाहिए कश्मीरी माइग्रेंट्स की भी। अच्छा ठीक है, फिर जो लोग पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से आए हैं, ये लोग वो हैं जो अपना दर्द सुना रहे थे कि सर हम वहाँ परसिक्यूटेड होते हैं, हम वहाँ एक्सप्लॉइट होते हैं, हम वहाँ एक्सटॉर्ट होते हैं, हमारे साथ सब तरह के जुल्म होते हैं, हमें आना है इंडिया। फिर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मे कंसिडर गिविंग द डिस्प्लेस्ड पर्संस जो आए हैं फ्रॉम द पीओजे के सम रिप्रेजेंटेशन इन द जम्मू कश्मीर असेंबली। बस ठीक बात है। दिस मे बी डन बाय वे ऑफ नॉमिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द जो भी लोग वहां से डिस्प्लेस होके आए हैं, जो यहाँ पे एमिग्रेट करके आए हैं, जो यहाँ पे आए हैं, ठीक है भैया। तो उनके लिए अब कितना नंबर है, क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि विधानसभा में कितने लोग जा सकते हैं इन द जम्मू कश्मीर असेंबली, ओके फाइन। अब ये है वो नेशनल कमीशंस, ये एक लिस्ट है जो ये बताती है देश भर में कितने सारे नेशनल कमीशन हैं या सेंट्रल बॉडी जो भी हैं, और उनकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। आसान बात है, ये तो समझने में कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं। तो सीआईसी है, तो सीआईसी का जो नोडल मिनिस्ट्री है फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है भैया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कमीशन है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन देनी होती है, सारे लोगों की डिटेल निकाल के देनी होती है, कोई भी हमारा एक्ट के बारे में, कोई भी डेटा के बारे में, कोई सेंसस के बारे में, कोई खर्चे के बारे में, सीआईसी साहब है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जाता है। ये एक लिस्ट है, ये आपकी बुक में भी है, ये आप देख सकते हो उसको बाद में भी। सो इट इज ऑल जस्ट डेटा, सो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। नाउ हम चलते हैं अपने एक क्वेश्चन के पास, जो क्वेश्चन हमने शुरू में देखा था। तो ये क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। क्वेश्चन कहता है कि आप डिलिमिटेशन कमीशन को याद रखो, ठीक है। आप डिलिमिटेशन कमीशन को याद रखते हुए हमें ये बताओ क्या इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये 2 स्टेटमेंट है, ठीक है, देखते हैं। द ऑर्डर्स ऑफ दिस कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ट्रू, बताओ। ट्रू, यस ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। नाउ when the orders of delimitation commission are laid before the Lok Sabha या स्टेट की विधानसभा, they cannot effect any modifications in the order. True or false? लोकसभा चेंज कर सकती है डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर? यस, करेक्ट स्टेटमेंट, नहीं कर सकती है चेंज। दैट मीन्स बोथ 1 and 2 आर करेक्ट आंसर्स। फाइन। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर यहां खत्म हो जाता है। इस चैप्टर के बाद हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जहां हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज। Okay, so till then, you keep studying, stay safe.